हेलो एवरीवन, वेलकम टू एस्पिरेंट्स अड्डा। चलिए 14 जुलाई 2021 के द हिंदू एडिटोरियल को एनालाइज करते हैं। आज हम ये 3 आर्टिकल्स डिस्कस करने वाले हैं। फर्स्ट है एन अनप्रोडक्टिव आइडिया, सेकंड डिसेबल अनकॉन्स्टिट्यूशनल सेक्शंस, थर्ड है द अपकमिंग क्राइसिस इन इंडियन फेडरलिज्म, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, और फोर्थ है ग्रोथ मैटर्स बट इनकम लेवल्स मैटर मोर। तो ये आर्टिकल, इसमें काफ़ी सारे स्टैटिस्टिक्स हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट डेटाज हैं, तो इसको मैं एक सेपरेट वीडियो में कवर करने की कोशिश करूँगी। इस वीडियो में हम ये 3 आर्टिकल ही डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला आर्टिकल है एन अनप्रोडक्टिव आइडिया। तो फिलहाल देखो, यूपी में एक बिल का ड्राफ्ट रिलीज़ किया गया, जो कि है ड्राफ्ट उत्तर प्रदेश पॉपुलेशन कंट्रोल स्टेबलाइजेशन एंड वेलफेयर बिल 2021। तो इस बिल के कॉन्टेक्स्ट में इस आर्टिकल में बात की हुई है, और यहाँ पे राइटर कहते हैं कि अगर देखो, इस बिल का मेन एम ही हमें क्या नज़र आ रहा है कि यहाँ पे पॉपुलेशन को कंट्रोल करने की और स्टेबलाइज करने की कोशिश की जा रही है। तो इस बिल में जो प्रोविजंस हैं उसके लिए राइटर का जो स्टैंड है वो ये कह रहे हैं कि पॉपुलेशन कंट्रोल करने का जो मेज़र है वो एक दो तरीके से जनरली लिया जाता है, या तो इंसेंटिवाइज़ किया जाए या फिर पेनल्टी इम्पोज की जाए। तो ये जो कंट्रोल मेज़र है, इसमें राइटर का ये स्टैंड है कि इंसेंटिव्स एंड पेनल्टीज़ फॉर्म एन इंटीग्रल कंपोनेंट ऑफ द मेजर्स टू कंट्रोल पॉपुलेशन ग्रोथ। और फिलहाल जो ये बिल अनाउंस किया गया है, इसमें ऐसे बहुत सारे मेजर्स लिए गए हैं जो सर्टेन सेक्शन को इंसेंटिवाइज़ करते हैं और कुछ सेक्शन को पेनलाइज करते हैं। वो कौन कौन से सेक्शन हैं उसको हम इस आर्टिकल में थोड़ा आगे देखते हैं। फ़िलहाल अगर हम टोटल फर्टिलिटी रेट की बात करें तो यूपी में 2.7 फर्टिलिटी रेट है, और ये सिर्फ़ और सिर्फ बिहार से पीछे है। बिहार की जो टोटल फर्टिलिटी रेट है वो 3.1 है, और ये डेटा है 2020 का, और ये डेटा 2.7 का जो है ये डेटा है 2016 का, और ये डेटा लिया गया है नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे का डेटा है। ठीक है, तो यहाँ से हम देख सकते हैं कि इंडिया के 2 सबसे ज़्यादा ऐसे स्टेट जहाँ पे टोटल फर्टिलिटी रेट हाईएस्ट है वो है बिहार नंबर 1 पे 3.1 की रेट के साथ, और यूपी है सेकेंड नंबर पे 2.7 की रेट के साथ। तो अब यहाँ पे देखें कि इस बिल में ये कहा जा रहा है कि पॉपुलेशन को कंट्रोल किया जाएगा और उसको स्टेबल करने की कोशिश की जाएगी, और इसके क्या क्या तरीके अपनाए जाएंगे यहाँ पे। तो इंक्रीजिंग द रेट ऑफ मॉडर्न कॉन्ट्रासेप्टिव प्रिवेलेंस, मेल कॉन्ट्रासेप्शन, डिक्रीजिंग मैटरनल मॉर्टिलिटी एंड इन्फेंट मोर्टालिटी रेट्स, ये यहाँ पे इम्पॉर्टेंट चीज़ें की जाएंगी इस बिल में। ठीक है, यानी मतलब इस बिल में जो प्रावधान है उसमें यही है कि जो कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स हैं उसकी रेट को इंक्रीज़ किया जाएगा, मेल कॉन्ट्रासेप्शन को बढ़ावा दिया जाएगा, मैटरनल मॉर्टालिटी रेट को यहाँ पे कम करने की कोशिश की जाएगी, और इन्फेंट मोर्टालिटी रेट को भी काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे रिड्यूस करने की कोशिश की जाएगी। अब ये जितने भी प्रोविजंस हैं वो जो हमारे कायरो इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस है ऑन पॉपुलेशन एंड डेवलपमेंट, जो कि 1994 में ये कॉन्फ्रेंस रखी गई थी, तो उसके लाइन में ही है। मतलब उसमें जो प्रोविजंस हैं उसमें ये इस बिल में वही सारे प्रोविजंस को इनकॉर्पोरेट किया गया है। तो अब यहाँ पे देखो, राइटर कहते हैं द कायरो कंसेंसस कॉल्ड फॉर प्रमोशन ऑफ रिप्रोडक्टिव राइट्स, empowering women, universal education, maternal and infant health to untangle the knotty issue of poverty and high fertility। तो यहाँ पे वुमेन को एम्पावरमेंट करने की बात की जा रही है, उन्हें एजुकेट करने की बात की जा रही है, जिससे कि ये जो इश्यूज़ हैं हाई फर्टिलिटी के और इसकी वजह से जो पॉवर्टी अराइज होती है उसको सॉल्व किया जा सकेगा एजुकेशन के थ्रू और वुमेन एम्पावरमेंट के थ्रू। अब यहाँ पे गवर्नमेंट क्या कर रही है, गवर्नमेंट सीम्स टू हैव टेकन द बीटन पाथ ऑफ अ मिक्स ऑफ इंसेंटिव्स एंड पेनल्टीज टू टेक व्हाट इज़ अ सोशियो इकोनॉमिक इशू इज़ अ डेमोग्राफिक वन। अब देखो, यहाँ पे देखो, इस समरी में इस बिल में ये कहा गया है कि जिसके 1 बच्चे हैं उसको इंसेंटिवाइज़ किया जाएगा, जिसके 2 बच्चे हैं उसको कुछ पर्क्स दिए जाएंगे, और 2 से ज़्यादा जिनके बच्चे हैं उनको यहाँ पे किसी तरीके से पेनलाइज़ किया जाएगा। जैसे कि जिनके 2 या 2 से कम बच्चे हैं उनको टैक्स में रिबेट मिल सकता है, गवर्नमेंट की स्कीम में उन्हें पर्क्स प्रोवाइड किए जा सकते हैं, कैश अवार्ड्स दिए जा सकते हैं उन्हें। तो इस तरह के उन्हें कुछ चीज़ें की जाएगी जो इंसेंटिवाइज़ करें इन पेरेंट्स को जिनके
एक या दो बच्चे हैं, पर जिनके दो से ज़्यादा बच्चे हैं तो वो शायद गवर्नमेंट स्कीम का बेनिफिट यहाँ पे नहीं ले पाएंगे, ठीक है। गवर्नमेंट जॉब के लिए शायद वो एप्लीकेबल ना हो। लोकल इलेक्शंस में, जैसे कि आसाम में भी ये प्रोविज़न लाने की बात की जा रही है कि लोकल इलेक्शन का वो पार्ट नहीं बन पाएंगे। तो इस तरीके से इंसेंटिवाइज़ किया जाएगा उन पेरेंट्स को जिनके दो या दो से कम बच्चे हैं, और उन पेरेंट्स को पिनलाइज़ किया जाएगा जिनके दो से ज़्यादा बच्चे हैं। अब देखो राइटर का यहाँ पे जो स्टैंड है वो ये है, द इंसेंटिव्स या फिर डिसइंसेंटिव्स अप्रोच हैज़ बीन डिनाउंस्ड इन द पास्ट बाय नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन, क्योंकि इस तरीके के प्रोविज़न आज से नहीं 1990s से ही शुरू किए गए थे, और इसको नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन के द्वारा मना कर दिया गया था, क्योंकि इस तरह के बहुत सारे प्रोविज़न 90s में और 2000 में हरियाणा के द्वारा, आंध्र प्रदेश जो कि ओरिजिनल फॉर्म में उस वक्त पूरा तेलंगाना और आंध्र प्रदेश ही था, उसके द्वारा, मध्य प्रदेश के द्वारा, राजस्थान है, छत्तीसगढ़ है, उड़ीसा है, इन सब के द्वारा इस तरह के बिल्स या इस तरह के प्रोविजंस बनाए गए थे, पर इसको नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन के द्वारा इस तरह की स्कीम्स को मना कर दिया गया, एक तरह से उसका सपोर्ट नहीं किया गया। अब यहाँ पे देखो जो राइटर का आगे ये कह रहे हैं कि एम्पिरिकल स्टडीज़ ऑफ कोर्सिव मेजर्स हैव शोन देयर डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट मार्जिनलाइज्ड पीपल इन पर्टिकुलर एंड विद नो डिसर्निबल इफेक्ट ऑन पॉपुलेशन कंट्रोल। तो इस तरह के जो मेजर्स हैं ना वो कहीं ना कहीं डिस्क्रिमिनेट करते हैं। देखो हमारी जो कंट्री है एक बहुत ही डाइवर्स कंट्री है, और इसमें एजुकेशनल लेवल देखो, अवेयरनेस लेवल देखो, या इकोनॉमिक लेवल देखो, बहुत ज़्यादा गैप्स हैं इसमें। तो वो लोग जो ऑलरेडी ज़्यादा अवेयर हैं, ज़्यादा एजुकेटेड हैं और इकोनॉमिक लेवल उनका अच्छा है, तो वो ऑलरेडी इसमें काफ़ी सुधार कर चुके हैं। फैमिली प्लानिंग करते हैं वो लोग, और उनकी फैमिली में जनरली एक या दो बच्चे ही हैं। पर आज भी वो सेक्शन जो सोसाइटी का जो कि अनअवेयर है या फिर इकोनॉमिक कंडीशन जिसकी इतनी ज़्यादा अच्छी नहीं है, वहाँ पे ही दो से ज़्यादा बच्चे हैं, जनरली देखा गया है ऐसा। तो ऐसे में अगर इस तरह की स्कीम्स को लॉन्च किया जाएगा तो यहाँ पे वो सेक्शन जो ऑलरेडी मार्जिनलाइज्ड है, पीछे है, और उन्हें अवेयरनेस की ज़रूरत है, वो और ज़्यादा मार्जिनलाइज्ड हो जाएगा और ज़्यादा पीछे हो जाएगा, और सोसाइटी में उनका आगे बढ़ना, पॉवर्टी का एलिवेशन होना, और ज़्यादा अवेयरनेस होना, एजुकेशनल लेवल का इंक्रीज़ होना उस सेक्शन में कहीं ना कहीं कम हो जाएगा। तो इस तरीके से जो ऑलरेडी मार्जिनलाइज्ड हैं, जो ऑलरेडी पुअर हैं, उनको कहीं ना कहीं और ज़्यादा पीनलाइज़ किया जा रहा है इस वजह से, क्योंकि वो इतने अवेयर नहीं हैं, और इस वजह से इनको और ज़्यादा पॉवर्टी, मार्जिनलाइजेशन का सामना करना पड़ सकता है। तो यहाँ पे राइटर का ये स्टैंड है कि इस तरह के कोर्सिव मेजर को लेने के बजाय जो सोशियो इकोनॉमिक एम्पावरमेंट स्कीम्स हैं वो चलाई जानी चाहिए, जिससे कि सोसाइटल लेवल पे और इकोनॉमिक लेवल पे इन ग्रुप्स का, इन सेक्शंस का ग्रोथ हो, वो एम्पावर्ड हो, उनमें अवेयरनेस आए, और इस तरीके से ये जो इश्यूज़ हैं उनको टैकल किया जा सके, बजाय इसके कि इस तरह के मेजर्स लें जो इनको पेनलाइज करें। तो अब हम देखते हैं हमारा सेकेंड आर्टिकल, जो कि है डिसेबल्ड अनकॉन्स्टिट्यूशनल सेक्शन। तो देखो यहाँ पे हम पिछले कुछ समय से कुछ ऐसे आर्टिकल पढ़ भी रहे हैं जहाँ पे ये बताया जा रहा है कि कुछ ऐसे प्रोविजंस हैं जो कि सुप्रीम कोर्ट के द्वारा अनकॉन्स्टिट्यूशनल करार दिए गए हैं, पर फिर भी वो लगातार यूज़ किए जा रहे हैं। तो अब सुप्रीम कोर्ट का ये स्टैंड है कि उसको डिसेबल कर दिया जाना चाहिए जो भी अनकॉन्स्टिट्यूशनल सेक्शंस हैं, ठीक है। तो फिलहाल देखो ये बात उठी कैसे, बात कैसे शुरू हुई। तो यहाँ पे एक एप्लीकेशन फ़ाइल की गई PUCL के द्वारा। PUCL यहाँ पे है पीपल्स यूनियन फॉर सिविल लिबर्टीज़। तो इनके द्वारा ये एप्लीकेशन फ़ाइल की गई, जिसमें सुप्रीम कोर्ट को पता चला कि वो प्रोविजंस जो कि ऑलरेडी अनकॉन्स्टिट्यूशनल करार दिए गए हैं सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, उनका यूज़ आज भी किया जा रहा है। और इसके कई नोन एग्जाम्पल यहाँ पे दे रखे हैं, जैसे कि एक एग्जाम्पल है सेक्शन 66A ऑफ द IT एक्ट। इसको 2015 के आसपास ही अनकॉन्स्टिट्यूशनल करार दिया गया था, और वो केस था श्रेया सिंघल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। तो जब इसको 2015 या 16 आई गेस उसमें ही अनकॉन्स्टिट्यूशनल करार दिया गया है, तो और उसका 5-6 सालों बाद आज भी यूज़ होना अपने आप में ये दिखाता है कि कहीं ना कहीं इस रूल का यूज़ करके हैरेसमेंट किया जा रहा है लोगों के द्वारा। अब वो इंटेंशनली है या इसलिए है क्योंकि लोगों में अवेयरनेस नहीं है, या मतलब जो पुलिस ऑफिसर्स हैं उनमें अवेयरनेस ना होने की वजह से भी ऐसा हो सकता है। तो ये तो एक एग्ज़ाम्पल है। दूसरा एग्ज़ाम्पल है सेक्शन 303 ऑफ द IPC। इसमें क्या प्रावधान है? इसमें ये है
कि कैपिटल पनिशमेंट फॉर मर्डर ऑफ अ पर्सन सर्विंग अ लाइफ टर्म इन अनदर केस, यानी कोई पर्सन जो ऑलरेडी लाइफ टर्म सर्व कर रहा है और उसको किसी दूसरे मर्डर चार्जेस में कैपिटल पनिशमेंट दिए जाने का प्रावधान था, तो इसको भी 1983 में ही स्ट्रक डाउन कर दिया गया है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। और देखो ये जो पहला वाला सेक्शन था 66A ऑफ द IT एक्ट, इसको इसलिए अनकॉन्स्टिट्यूशनल करार दिया गया सुप्रीम कोर्ट के द्वारा क्योंकि इसकी जो डेफिनेशन थी वो बहुत ही वेग थी और जो रेस्ट्रिक्शन थी इसमें लगाई गई थी वो हमारे फ्रीडम ऑफ स्पीच को वायलेट करती है। फ्रीडम ऑफ स्पीच जो कि 19(1)A में सेक्शन है उसको वायलेट करती हैं। अब देखो 19 सबसेक्शन 2 में एक क्लॉज ये भी है कि आप फ्री स्पीच पे रीज़नेबल रेस्ट्रिक्शंस लगा सकते हैं, पर वो रेस्ट्रिक्शन रीज़नेबल होनी चाहिए और ऐसी होनी चाहिए कि हाँ इन पे रेस्ट्रिक्शन वाकई इम्पोज किया जाना चाहिए। अब ऐसा नहीं है कि आप इस प्रोविज़न का यूज़ करके किसी भी बात को कहने से यानी किसी के भी फ्रीडम के राइट को आप कर्ब कर सकते हो, ऐसा नहीं है। तो सुप्रीम कोर्ट ने यही कहा कि ये भी यहाँ पे एप्लीकेबल नहीं है और इस तरीके से इसकी जो डेफिनेशन है वही बहुत ज़्यादा वेग है और इसके मिसयूज़ होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। तो इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने इसको स्ट्रक डाउन कर दिया था। सेम ऐसे इसको भी स्ट्रक डाउन कर दिया गया। एक और केस है जो कि है सेक्शन 377 ऑफ द IPC, ठीक है, और ये केस था नवतेज सिंह जौहर वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का। अब इसमें देखो क्या कहा गया था सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कि ये जो सेक्शन है वो डील करता है मेनली सेक्शन 377 ऑफ IPC एक्ट। इसमें क्रिमिनलाइज़ किया गया था अननेचुरल सेक्स का, यानी जितनी भी LGBT कम्युनिटी हैं वो इसके तहत आती हैं और इसमें ये कहा गया था कि इस तरह के जो रिलेशंस हैं अननेचुरल सेक्स है उसको क्रिमिनलाइज़ किया गया था इस सेक्शन में, पर इसको भी सुप्रीम कोर्ट के द्वारा 2018 में ही स्ट्रक डाउन कर दिया गया, यानी ये सेक्शन भी अब अनकॉन्स्टिट्यूशनल हो चुका है, ठीक है। अब इसके अलावा यहाँ पे एक एग्जाम्पल और दिया गया है, वो है सेक्शन 497 ऑफ द IPC। ये डील करता है अडल्ट्री को और ये जो केस था ये था जोसेफ सिने वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। ये भी 2018 में इस सेक्शन को भी स्ट्रक डाउन कर दिया गया था सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। तो ये 4 सेक्शन ऐसे हैं जो कि स्ट्रक डाउन कर दिए गए हैं सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, यानी अब इनकी वैलिडिटी हम कहते हैं ख़त्म हो चुकी है, इसको यूज़ नहीं किया जाना चाहिए। ये सारे सेक्शंस अब अनकॉन्स्टिट्यूशनल हो चुके हैं, पर अभी भी इनका यूज़ किया जा रहा है। इन सेक्शंस के तहत FIR भी दर्ज की जाती हैं। अब ऐसा ज़रूरी नहीं है कि ये सारे जो केसेस रजिस्टर किए जा रहे हैं वो इंटेंशनली हों या किसी को परेशान करने के लिए किए जा रहे हों। ऐसा भी हो सकता है कि यहाँ पे अवेयरनेस ना हो और इस अवेयरनेस ना होने की वजह से ये सेक्शंस अभी भी यूज़ किए जा रहे हैं केस रजिस्टर करने के लिए। तो यहाँ पे देखो ज़रूरी ये हो जाता है कि अगर लोगों में अनअवेयरनेस है तो क्या कर सकते हैं। यहाँ पे द सुप्रिटेंडेंट्स ऑफ पुलिस मस्ट फिक्स रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑन द एयरिंग ऑफिसर्स एंड टेक करेक्शन एक्शंस। तो वो ऑफिसर्स जो इस सेक्शंस का अभी भी यूज़ कर रहे हैं उनमें पहली बात तो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी वहाँ पे ठहराई जानी चाहिए, उनको अवेयर किया जाना चाहिए और करेक्टिव एक्शन लिए जाने चाहिए। और पहले तो इनमें अवेयरनेस फैलाने की ज़रूरत है और उसके बाद everyone responsible for negligence should not only be answerable to the courts for contempt but also be liable for departmental action। तो ऑब्वियस सी बात है कि अगर कोई इंसान इस तरीके से केस रजिस्टर कर रहा है अनकॉन्स्टिट्यूशनल सेक्शन के तहत जिसमें कि हैरेसमेंट हो रहा है उन लोगों का जो कि नहीं होना चाहिए था, तो ऐसे ऑफिसर्स के अगेंस्ट डिपार्टमेंटल प्रोसीडिंग्स शुरू की जानी चाहिए। और एक्शन कैन ऑल्सो बी इनिशिएटेड अंडर द न्यू सेक्शन 166A of the IPC which provides punishment for up to 2 years for disobeying directions under the law। तो वो ऑफिसर्स जो कि डायरेक्शंस को फॉलो नहीं कर रहे हैं और अभी भी इन सेक्शंस को यूज़ कर रहे हैं उनके अगेंस्ट पनिशमेंट का प्रोविज़न किया गया है सेक्शन 166A ऑफ IPC एक्ट। तो इसको भी यूज़ किया जा सकता है इन ऑफिसर्स के अगेंस्ट। पर ये सारे तो पनिशमेंट के तरीके हो गए, बट पनिशमेंट से ज़्यादा ज़रूरी है कि अवेयरनेस फैलाई जाए, क्योंकि ये जो चीज़ें हैं वो 2 तरीके से यूज़ की जा रही हैं। एक तो इंटेंशनली किसी को परेशान करने के लिए किया जा रहा है, तो ऐसे में हमें उन ऑफिसर्स को पनिश किया जाना चाहिए।
पर सेकंड जो केस है कि यहाँ पे लोगों की पुलिस ऑफिसर्स में अवेयरनेस नहीं है, तो अवेयरनेस ना होने को टैकल करने के लिए हमें क्या करना होगा, अवेयरनेस फैलानी होगी इन ऑफिसर्स के बीच में। तो ऐसे में एजुकेट पुलिस ऑफिसर्स ऑफ ऑल रैंक्स अबाउट सच प्रोविजंस इन बेसिक ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशंस। तो जब इन ऑफिसर्स को ट्रेनिंग दी जाती है तभी इन सेक्शंस के बारे में जो कि स्ट्रक डाउन कर दिए गए हैं, जो कि अनकॉन्स्टिट्यूशनल करार दिए गए हैं, उनके बारे में भी अवेयरनेस फैलाना ज़रूरी है इन ट्रेनिंग ऑफिसर्स, इन ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशंस के द्वारा। अब सेकेंड यहाँ पे क्या किया जा सकता है कि देयर कुड बी अ मेंशन इन ब्रैकेट्स नियर द प्रोविजंस दैट द प्रोविजन हैज़ बीन स्ट्रक डाउन, यानी वो प्रोविज़न जो कि स्ट्रक डाउन कर दिए गए हैं ब्रैकेट में उनका मेंशन किया जाना चाहिए कि ये प्रोविजंस अब यूज़ में नहीं है, इनको स्ट्रक डाउन कर दिया गया है। तो इसके ज़रिए अवेयरनेस फैलाई जा सकती है। और तीसरा तरीका क्या है कि अनकॉन्स्टिट्यूशनल सेक्शंस ऑफ द आईपीसी कैन बी डिसेबल्ड इन द क्राइम एंड क्रिमिनल ट्रैकिंग नेटवर्क एंड सिस्टम CCTNS जो डेटाबेस है वहाँ पे भी इन सेक्शन को डिसेबल किया जा सकता है, जिससे कि इन प्रोविजंस के तहत FIR या कोई भी केस रजिस्टर नहीं किया जा सकेगा। तो ऐसे में अगर हम ये सारे प्रोविजंस यूज़ करें और ये सारे तरीके यूज़ करें तो हम अवेयरनेस भी फैला सकते हैं और इस तरीके के सेक्शंस को जो कि अनकॉन्स्टिट्यूशनल है उसको उसका मिस यूज़ करने से भी रोका जा सकता है। तो ये था इस पूरे आर्टिकल में जो भी कंटेंट हमने डिस्कस किया। थर्ड आर्टिकल और आज का जो लास्ट आर्टिकल हम डिस्कस करने वाले हैं वो ये है द अपकमिंग क्राइसिस इन इंडियन फेडरलिज्म। देखो, इंडिया एक डेमोक्रेटिक कंट्री है और इसका सेटअप फेडरलिज्म पे बेस्ड है। फेडरलिज्म का मतलब है कि यहाँ पे अलग अलग स्टेट्स हैं और जैसे हम US की बात करें तो वहाँ पे 50 हम कहें प्रोविंसेस या स्टेट्स हैं और ये अलग अलग थे एक टाइम पे, ये साथ में आए सारे और इन्होंने द USA का फॉर्मेशन किया। ठीक है, तो वहाँ पे ट्रू फॉर्म ऑफ फेडरलिज्म है। पर इंडिया में क्या है, इंडिया एक लौती कंट्री थी और उसने अपने अंदर डिफरेंट स्टेट्स को कार्व आउट किया है और इस वजह से जो इंडिया है वो भी फेडरलिज्म ही है, पर इंडिया को हम ट्रू फेडरलिज्म नहीं बोलेंगे, इसको हम क्वाशी फेडरलिज्म का दर्जा देते हैं। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे स्टेट्स के पास ये पावर नहीं है कि वो इंडिया से अलग हो सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पे एक दूसरी चीज़ ये भी है कि स्टेट्स के कंपैरिजन में सेंटर थोड़ा ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। तो यहाँ पे देखो, एक डीलिमिटेशन कमीशन सेटअप किया जाता है जिसका ये काम होता है कि वो टाइम टू टाइम जितने भी किसी स्टेट में MLAs हैं, मतलब MLA की सीट है या MPs की सीट है, इन सब को वो रीडिफ़ाइन करते हैं। इनके नंबर्स को वो इंक्रीज़ या डिक्रीज़ भी कर सकते हैं, इनकी बाउंड्रीज़ को यानी इनकी जो कॉन्स्टिट्यूंसीज़ हैं उनकी बाउंड्री को रीडिफ़ाइन कर सकते हैं। तो ये काम होता है डीलिमिटेशन कमीशन का। ठीक है, तो अब देखो हुआ क्या था कि 1971 के बाद ये जो प्रैक्टिस थी डीलिमिटेशन की या सीट्स को चेंज करने की, उसको 2026 के लिए 2026 तक के लिए फ्रीज़ कर दिया गया था। और इसका रीज़न क्या था कि उस वक्त जनरली देखो क्या है कि हमारे हर एक स्टेट में इम्प्रूवमेंट के लिए अलग अलग पॉलिसीज़ अपनाई जाती हैं। तो ऐसे में जो नदर्न स्टेट्स हैं वहाँ पे जो पॉपुलेशन कंट्रोल मेज़र है इतना ज़्यादा शायद अच्छा नहीं किया गया और नदर्न स्टेट जैसे कि UP है, बिहार है, इन सब में पॉपुलेशन काफ़ी ज़्यादा बनी रही और जितने भी सदर्न स्टेट थे उन सब में जो पॉपुलेशन है काफ़ी हद तक कंट्रोल कर ली गई। अब इसके बाद अगर हम डीलिमिटेशन कमीशन के द्वारा सीट्स को रीडिफ़ाइन किया जाता है तो ऐसे में होगा क्या, क्योंकि नदर्न साइड में ज़्यादा पॉपुलेशन होने की वजह से यहाँ पे ज़्यादा सीट्स मिल जाएंगी और सदर्न साइड में कम पॉपुलेशन होने की वजह से जो नंबर ऑफ़ सीट्स है MPs या MLAs की वो भी यहाँ पे काफ़ी कम हो जाएगी। तो ऐसे में सदर्न स्टेट जिन्होंने अच्छी पॉलिसीज़ अपनाई, पॉपुलेशन को कंट्रोल किया, उनका तो एक तरह से नुकसान हो जाएगा क्योंकि ये अच्छे मेजर्स अपना रहे हैं, अपने सिटीजन्स को ज़्यादा अवेयर कर रहे हैं और अच्छे मेजर्स ले रहे हैं और इस वजह से वहाँ पे MPs या MLAs की संख्या को कम करना तो एक तरह से ये होगा कि हम पॉपुलेशन ग्रोथ को एनकरेज कर रहे हैं कि जहाँ पे जितनी ज़्यादा पॉपुलेशन होगी वहाँ पे उतनी ज़्यादा इलेक्टेड मेंबर्स की सीट बन जाएगी। तो ऐसे में तो हर एक स्टेट यहाँ पे उसको इंसेंटिवाइज एक तरह से किया जाएगा इस मेजर के द्वारा कि आप पॉपुलेशन को इंक्रीज़ करें, जबकि हमारी समस्या यही है कि हमारे पास बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन है। तो अगर उसको डिक्रीज़ करना है तो कहीं ना कहीं यहाँ पे एक
क्लैश आ गया था। तो उस क्लैश को उस समय ख़त्म करने के लिए ये जो प्रैक्टिस है इसको 2026 तक के लिए फ्रीज़ कर दिया गया था। पर ऑलरेडी अब हम 2021 में हैं और 2026 तक ही ये फ्रीज़ किया गया था। तो अब इसको ख़त्म करके डीलिमिटेशन कमीशन दोबारा से सेटअप किया जाएगा और यहाँ पे जो सीट्स हैं वो रीडिफ़ाइन की जाएंगी, रीड्रॉ की जाएंगी। और ऐसे में पार्लियामेंट में हो सकता है ज़्यादा सीटें हो जाएं, अलग अलग स्टेट्स में भी हो सकता है कि सीट्स को रीडिफ़ाइन किया जाए और उसके नंबर भी चेंज हो। तो ऐसे में देखो यहाँ पे जो राइटर का कहना ये है कि आर्टिकल 1 जो है हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, वो क्या कहता है कि इंडिया इज़ अ यूनियन ऑफ स्टेट्स। और यहाँ पे ये भी इसको डिस्क्राइब इस तरह से किया गया है कि इट इज़ दी सेवरल स्टेट्स दैट टुगेदर मेक अप द इंडियन यूनियन। तो अलग अलग स्टेट मिलकर इंडियन यूनियन बनाते हैं, बट स्टेट्स के पास ये पावर नहीं है कि वो अलग हो सकें। ना ही किसी स्टेट में सेपरेट कॉन्स्टिट्यूशन है, ना ही वहाँ पे सेपरेट सिटीजनशिप राइट दिए जाते हैं। जैसे कि अगर हम यूएस की बात करें तो वहाँ पे एक कंट्री का सिटीजन होता है और एक उस प्रोविंस या स्टेट का भी सिटीजनशिप, मतलब दो ड्यूल सिटीजनशिप है वहाँ पे। पर इंडिया में वन सिटीजनशिप है जो कि सिर्फ और सिर्फ कंट्री की सिटीजनशिप देखी जाती है। अब बाकी फिर किस स्टेट से बिलोंग करते हैं वो मैटर नहीं करता है, ठीक है। तो ऐसे में अब देखो यहाँ पे ये कहा गया है कि इंडिया में जितनी भी फेडरल यूनिट्स हैं यानी स्टेट्स हैं उनका साइज़ अलग अलग है, कोई बहुत बड़ा है, कोई बहुत छोटा है। जो बड़े स्टेट्स हैं उनकी पॉपुलेशन भी ऑब्वियस सी बात है ज़्यादा होगी, जो छोटे स्टेट हैं उनकी पॉपुलेशन भी काफ़ी कम होगी। और इस तरीके से अगर पॉपुलेशन, यानी देखो इंडिया, यहाँ पे प्रॉब्लम क्या आ रही है कि इंडिया एक डेमोक्रेटिक कंट्री है, तो इसलिए यहाँ पे लोगों की आवाज़ को सुना जाएगा। अब अगर हम डेमोक्रेटिक पे बहुत ज़्यादा फोर्स करते हैं तो ऐसे में क्या होगा, जो स्टेट जहाँ पे पॉपुलेशन ज़्यादा है यानी उसका ज़्यादा से होगा गवर्नेंस में, और वो स्टेट जहाँ पे पॉपुलेशन कम है या छोटे स्टेट्स हैं उनका से ऑलरेडी यहाँ पे काफ़ी कम हो जाएगा। तो डेमोक्रेसी को इस तरह से हम तो स्ट्रेंथन कर पाएंगे, लोगों की आवाज़ को तो स्ट्रेंथन कर पाएंगे, पर अलग अलग जो स्टेट्स हैं उनके बीच में कोई पैरिटी ही नहीं रहेगी। जैसे कि अगर हम मान लें यूपी, तो यूपी का से तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा। वहीं अगर हम गोवा देखें या अरुणाचल प्रदेश देखें तो इनका से तो गवर्नेंस में काफ़ी कम हो जाएगा। तो अब इनके बीच में भी कहीं ना कहीं कोई संतुलन होना चाहिए, स्टेबिलिटी होनी चाहिए। तो अब क्या किया जाए, एक तो हो गया हमें डेमोक्रेटिक को स्ट्रेंथन करना है, फिर दूसरा है कि फेडरलिज्म जो कैरेक्टर है, फेडरलिज्म कैरेक्टर मतलब हर एक स्टेट के पास कुछ पावर है और हर एक स्टेट का इक्वल से होना चाहिए डेमोक्रेसी में, इस रूल में। बट अब साइज़ की वजह से और पॉपुलेशन की साइज़ की वजह से फिर यहाँ पे प्रॉब्लम आ रही है। तो यहाँ पे एक बैलेंस स्टैब्लिश करना ज़रूरी है डेमोक्रेसी में और फेडरलिज्म नेचर जो इंडिया का है, इन दोनों के बीच में बैलेंस स्टैब्लिश करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि अगर मान लो हम ऐसा कर दें कि यूपी में जितने सीट्स हैं उतने ही सीट्स हम गोवा में भी कर दें, तो इस तरीके से तो हम फेडरलिज्म को तो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेंथन कर देंगे, पर डेमोक्रेसी की आवाज़ फिर वो नहीं रह जाएगी। क्योंकि अगर हम फिर ये देखें पर पर्सन वोटिंग राइट, तो यूपी के लोगों के पास बहुत कम हो जाएगा और गोवा के पास तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा। पर अगर हम पर पर्सन वोटिंग राइट इक्वल करने की कोशिश करें तो फिर हमारा जो फेडरलिज्म की जो स्ट्रक्चर है, जो नेचर है, वो कहीं ना कहीं अंडरमाइन होगा। तो इन दोनों के बीच में एक स्टैब्लिशमेंट लाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो आगे राइटर यहाँ पे ये कह रहे हैं, ऑल सिटीजन्स आर इक्वल एंड आर थस एंटाइटल्ड टू इक्वल रिप्रेजेंटेशन इन गवर्नेंस, बट दिस वुड इम्प्लाई दैट बिगर स्टेट्स आर लाइकली टू डोमिनेट। ऑब्वियस सी बात है कि अगर हम डेमोक्रेसी को स्ट्रेंथन कर रहे हैं, हर एक पर्सन को इक्वल राइट और इक्वल अपॉर्चुनिटी, इक्वल वोटिंग राइट दे रहे हैं, तो ऐसे में जो बड़े स्टेट्स हैं वो कहीं ना कहीं पावरफुल हो जाएंगे, डोमिनेट करेंगे। हमारे नेशनल जो भी चीज़ें, जो भी इश्यूज़ होंगे उसमें से होगा बिगर स्टेट्स का, और स्मॉलर स्टेट्स का कोई से ही नहीं रह जाएगा, क्योंकि उनके पास पॉपुलेशन कम होने की वजह से वो वोटिंग राइट्स उतने ज़्यादा नहीं होंगे। तो अब देखो अमेरिका में इस प्रॉब्लम को किस तरीके से सॉल्व किया गया है, क्योंकि अमेरिका भी डेमोक्रेटिक कंट्री है और वो भी फेडरलिज्म का नेचर ही है वहाँ पे। तो अब अमेरिका में जो चीज़ें की गई हैं हम वो समझते हैं। वहाँ पे पहली चीज़ क्या की गई है कि नेशनल पावर्स ओवर दी स्टेट्स वर लिमिटेड, यानी वहाँ पे जो स्टेट्स हैं, अलग अलग स्टेट्स हैं, उनके पास काफ़ी ज़्यादा पावर है और सेंटर उस तरह से कहें कि इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है जैसे इंडिया में है, यानी अमेरिका में स्टेट्स ज़्यादा पावरफुल हैं। सेकेंड प्रोविज़न क्या है कि चाहे स्टेट्स में कितना भी पॉपुलेशन का साइज़ हो, वहाँ पे जो सीनेट की सीट्स, जैसे हमारी राज्यसभा है
ऐसे वहाँ पे सीनेट्स होते हैं। तो सीनेट्स में हर एक स्टेट को 2 सीट्स ही मिली हुई हैं, चाहे पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है या पॉपुलेशन बहुत कम है। पॉपुलेशन का साइज़ कुछ भी हो, ज्योग्राफिकल एरिया का साइज़ कुछ भी हो, पर हर एक स्टेट को वहाँ पे 2 सीट्स ही दी गई हैं सीनेट में। ये तो था सेकेंड प्रोविज़न। अब थर्ड प्रोविज़न यहाँ पे क्या किया गया है कि प्रेसिडेंट्स आर इलेक्टेड बाय इलेक्टोरल वोट्स विच मीन्स दे मस्ट विन स्टेट्स। अब जैसे मान लो कि 50 स्टेट्स हैं यूएसए में। अब किसी एक पर्टिकुलर स्टेट में मान लो कि है वहाँ पे 30 सीट्स मान लेते हैं। अब किसी एक कैंडिडेट ने वहाँ पे अगर 16 सीट्स जीत ली हैं तो इस स्टेट की पूरी जो 30 सीट्स हैं वो इसी कैंडिडेट के पक्ष में मानी जाएंगी, यानी कि इस पूरे स्टेट ने इस एक पर्टिकुलर कैंडिडेट को चूज़ किया है। ऐसा वहाँ पे प्रोविज़न होता है, ठीक है। यानी आपको स्टेट्स जीतने होते हैं, नंबर ऑफ़ सीट्स नहीं जीतनी होती हैं। अमेरिका के इलेक्शन में, मतलब जो प्रेसिडेंट्स का इलेक्शन होता है, वहाँ पे आपको स्टेट्स जीतने होते हैं, ठीक है। और यहाँ पे फोर्थ प्रोविज़न क्या किया गया है यूएसए में, वो है द स्लेव ओइंग स्टेट्स, जिससे स्लेवरी बहुत समय से चली आ रही है। हालांकि अब तो ये ख़त्म हो गया है, लेकिन पहले जब अमेरिका का कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया था 1786 में, आज से बहुत सालों पहले, तो उस वक्त स्लेवरी वगैरह चीज़ें चलती थी। तो स्लेव्स जितने भी थे उनको सिटीजनशिप राइट तो नहीं दिए गए थे, पर वोटिंग राइट उन्हें दिए गए थे। और उनके जो वोटिंग राइट्स हैं उनको 3/4 माना जाता था। एक जो नॉर्मल पर्सन वहाँ का था, जो सिटीजन था, उसका अगर 1 वोट है तो स्लेव्स के वोट को इनका 3/4 वोट कंसिडर किया जाता था। तो इस तरीके से ये सारे प्रोविजंस यूज़ करके अमेरिका में ये फेडरलिज्म और डेमोक्रेसी के बीच में एक इस्टेब्लिशमेंट लाने की कोशिश की गई थी। हालांकि अब तो स्लेवरी को ख़त्म कर दिया गया है और सभी को इक्वल वोटिंग राइट्स मिल चुके हैं। जो पहले स्लेव्स थे उनका भी अब इक्वल वोटिंग, मतलब वोटिंग 1 ही माना जाएगा, और नॉर्मल जो दूसरे सिटीजन्स थे जो पहले भी थे उनका भी वोटिंग में 1% ही शेयर होगा, ठीक है। तो ये था अमेरिका का प्रोविज़न। अगर हम इंडियन स्ट्रक्चर्स की बात करें या फिर हम दूसरे फेडरल स्टेट्स की बात करें, जैसे कि स्विट्ज़रलैंड है, बेल्जियम है, तो उनमें भी कुछ चीज़ें इस तरीके की गई हैं कि वहाँ पे भी फेडरलिज्म में और डेमोक्रेसी में एक बैलेंस स्टैब्लिश किया जा सके। अब यहाँ पे देखो, राइटर का यहाँ पे ये कहना है कि अगर हम इंडिया में ऐसा करते हैं कि अलग अलग स्टेट्स को ज़्यादा पावरफुल बनाते हैं, मतलब जनरली जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बन रहा था उस वक्त हमने स्टेट को थोड़ा ज़्यादा पावरफुल पोजीशन दी एज़ कम्पेयर टू डिफरेंट जो स्टेट्स थे उस समय। और ये इसलिए था क्योंकि उस वक्त हमारा जस्ट पार्टीशन हुआ ही था, इंडिया पाकिस्तान डिवीज़न हुआ ही था, और अलग अलग स्टेट्स में डिमांड भी उठ रही थी कहीं ना कहीं लिंग्विस्टिक बेसिस पे। तो ऐसे में उस वक्त के जो लीडर्स थे वो कहीं ना कहीं डर गए थे और उन्होंने सेंटर को ज़्यादा पावरफुल बनाया, इसलिए कि वो स्टेट्स पे कहीं ना कहीं थोड़ा कंट्रोल रख सकें और कंट्री को फर्दर डिवीजन से रोक सकें। पर राइटर का यहाँ पे स्टैंड है कि हमने 1956 में देखा कि यहाँ पे रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट्स किया गया और इसका बेसिस था लिंग्विस्टिक, यानी जो पॉपुलेशन की जो लैंग्वेज है उसके बेसिस पे यहाँ पे फॉर्मेशन किया गया था, जैसे कि आंध्र प्रदेश है और अलग अलग स्टेट्स हैं। और उसके बावजूद ऐसा नहीं हुआ कि हमारी कंट्री में उन बेसिस की वजह से या लिंग्विस्टिक बेसिस की वजह से कोई डिवीज़न आया हो। यानी ये जो हमारा फियर था कि इस बेसिस पे कंट्री में डिवीज़न हो सकता है, कंट्री टूट सकती है, वो बेसलेस था, ऐसा कुछ नहीं हुआ। पर हालांकि आज तो हम कह सकते हैं कि ऐसा नहीं हुआ, वैसा नहीं हुआ, पर ये जब प्रोविज़न बनाए जा रहे थे उस वक्त किसी को नहीं पता था कि आने वाले फ्यूचर में क्या कंडीशन होंगी। अब देखो आगे, इन इंडिया एनी क्लैश बिटवीन फेडरल प्रिंसिपल्स एंड डेमोक्रेसी विल इनएविटेबली ऑल्सो हैव लिंग्विस्टिक, रिलीजियस एंड कल्चरल इम्प्लीकेशंस। क्योंकि इंडिया एक डाइवर्स कंट्री है, यहाँ पे अलग अलग लैंग्वेजेस हैं, कल्चर है, रिलीजियस ग्रुप्स हैं। तो ऐसे में इन सब का इस फेडरलिज्म और डेमोक्रेसी में इनकॉर्पोरेट हो जाना बहुत सिंपल सी बात है और ऐसा होना ही है। लेकिन अगर हम दोबारा से इस डीलिमिटेशन जो एक्सरसाइज है उसको अभी ना करके फिर इसको थोड़ा सा पोस्टपोन कर दें तो ये इसका कोई सॉल्यूशन नहीं होगा। बस ये जो इशू है थोड़े समय के लिए टल जाएगा पर वो सॉल्व नहीं होगा। तो ज़रूरी है कि इस इशू को हम सॉल्व करने की कोशिश करें, ना कि ये जो एक्सरसाइज है उसको फिर एक नए डेट के लिए पोस्टपोन कर दें। तो राइटर का यहाँ पे क्या कहना है कि हमें कुछ एलिमेंट्स हैं इंडिया में जिनके बीच में हमें एक
बैलेंस स्टैब्लिश करने की ज़रूरत है। जैसे कि यहाँ पे फर्स्ट इन्होंने क्या प्रोविज़न कहा हुआ है वो हम डिस्कस करते हैं। पहला है, देयर इज़ नो रीज़न टू बिलीव दैट एम्पावरिंग आवर स्टेट्स वुड कॉज नेशनल डिसइंटीग्रेशन। तो यहाँ पे राइटर का ये स्टैंड है कि हमारे जो स्टेट्स हैं, देखो पावर को तीन लिस्ट में डिवाइड किया गया है, स्टेट लिस्ट है, कॉन्करेंट लिस्ट है और यूनियन लिस्ट है, ठीक है। और हर एक का अपना अलग अलग यहाँ पे पावर को डिस्ट्रीब्यूट किया गया, पर कहीं ना कहीं जो यूनियन की पावर है वो स्टेट पे भी कुछ हद तक है। मतलब हम ये कह सकते हैं कि यूनियन कहीं ना कहीं ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है एज़ कम्पेयर टू स्टेट। हालांकि वो स्टेट लिस्ट पे तो अपने कोई भी लॉ नहीं फॉर्म कर सकता है, कुछ कंडीशन है जहाँ पे वो फॉर्म कर सकता है, अदरवाइज़ नहीं कर सकता है। तो उन कंडीशंस को देखते हुए या ये जो कंकरेंट लिस्ट है उनको देखते हुए हम कह सकते हैं कि यूनियन ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है एज़ कम्पेयर टू स्टेट। पर राइटर यहाँ पे कह रहे हैं कि हमें स्टेट को भी ज़्यादा पावरफुल बनाना होगा, और ये नहीं डरना चाहिए कि अगर हम स्टेट को ज़्यादा पावरफुल बनाएंगे तो हमारी कंट्री में डिवीज़न होगा या सेंटर कमज़ोर होने से हमारी कंट्री टूट जाएगी, उसका इंटीग्रेशन होगा। ये सारे फियर्स बेसलेस हैं और ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो दिस वॉज द एंटायर गोल ऑफ द क्रिएशन ऑफ पंचायत गवर्नेंस। जो 73rd एंड 74th अमेंडमेंट किए गए थे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, तो उसका बेसिस ही यही था, उसका गोल ही यही था कि लोकल लेवल पे गवर्नेंस को स्ट्रेंथन किया जाए और पावर को डिसेंट्रलाइज किया जाए। तो ऐसे में अगर हम सेंटर को थोड़ा वीक कर देते हैं और स्टेट्स को या उसके और नीचे लोकल लेवल को ज़्यादा स्ट्रेंथन करते हैं, पावर को डिसेंट्रलाइज करते हैं, तो इससे हमारी जो कंट्री है और डेमोक्रेसी है वो ज़्यादा स्ट्रेंथन होगी, बजाय इसके कि हम ये सोचें कि इसका डिसइंटीग्रेशन होगा। ऐसा नहीं होगा। तो ये तो है फर्स्ट प्रोविज़न जो राइटर यहाँ पे सुझा रहे हैं। सेकंड क्या है कि इन्होंने कहा है कि द रोल एंड कंपोजिशन ऑफ राज्यसभा, यानी कि हमारा जो हाउस ऑफ स्टेट है मस्ट बी एक्सपैंडेड। दिस वुड अलाउ स्मॉलर स्टेट्स आ काइंड, मतलब हमारे जो राज्यसभा में फ़िलहाल है कि नंबर ऑफ़ सीट्स डिसाइडेड हैं कि यूपी से इतनी होंगी, बिहार से इतनी होंगी। तो यहाँ पे कह रहे हैं कि स्मॉल स्टेट्स और बिगर स्टेट्स में एक पैरिटी लाई जाए इस राज्यसभा के अंदर, जिससे कि स्मॉल स्टेट्स हैं उनके फियर को यहाँ पे ख़त्म किया जा सके, ठीक है। तो ये तो थे दो प्रोविज़न। यहाँ पे थर्ड प्रोविज़न राइटर जो सजेस्ट कर रहे हैं वो ये है कि कॉन्स्टिट्यूशनल चेंज एंड द चेंज इन फाइनेंशियल रीडिस्ट्रीब्यूशन बिटवीन स्टेट्स मस्ट रिक्वायर द कॉन्सेंट ऑफ ऑल और नियरली ऑल स्टेट। जैसे फ़िलहाल हमारे प्रोविज़न क्या है कॉन्स्टिट्यूशन में कि कोई भी ऐसा लॉ या कोई ऐसी प्रोविज़न जो कि फेडरलिज्म के कैरेक्टर पे बेस्ड है, तो उसके द्वारा उसको पार्लियामेंट में तो अप्रूव किया ही जाना चाहिए उस प्रोविज़न या उस लॉ को। साथ ही साथ जो 50% स्टेट्स, एटलीस्ट 50% स्टेट्स का भी उसमें से होना चाहिए। पर राइटर यहाँ पे कह रहे हैं कि ये 50% स्टेट का से ना होकर यहाँ पे सभी स्टेट्स की यहाँ पे बात सुनी जानी चाहिए। मतलब इसको और ज़्यादा, यानी जो हम चाहे फिनेंशियल सेटअप है या हम बाउंड्री का रीडिस्ट्रीब्यूशन है, हालांकि बाउंड्री रीडिस्ट्रीब्यूशन इस प्रोविज़न में नहीं आता, वो तो सिर्फ पार्लियामेंट से ही हो जाता है। बट ऐसा कोई भी प्रोविज़न जो फेडरलिज्म के प्रिंसिपल पे बेस्ड है, ऐसा कोई भी प्रोविज़न में अगर हमें चेंज करना है, अमेंडमेंट लाना है, तो वहाँ पे पार्लियामेंट प्लस ऑल स्टेट्स का यहाँ पे से होना चाहिए। इससे जो स्टेट्स की पावर है वो ज़्यादा इन्हांस होगी और पार्लियामेंट यूनिलेटरल वे में कुछ भी डिसीजन नहीं ले सकता है। तो ये था थर्ड प्रोविज़न जो राइटर यहाँ पे एक्सप्लेन कर रहे थे। अब फोर्थ इन्होंने क्या कहा है कि जो भी बड़े स्टेट्स हैं उनको ब्रेक करके छोटे स्टेट्स बना दिए जाने चाहिए, जिससे कि जो पॉपुलेशन की जो समस्या है वो भी ख़त्म की जा सके, एडमिनिस्ट्रेशन भी शायद इसका और ज़्यादा अच्छा हो जाएगा। तो जो प्रॉब्लम्स अराइज़ हो रही हैं साइज़ बड़े होने से, पॉपुलेशन ज़्यादा होने से, तो अगर हम इन स्टेट्स को छोटे साइज़ में तोड़ देते हैं तो कहीं ना कहीं उन प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया जा सकता है। तो ये 4 तरीके हैं जो राइटर सजेस्ट कर रहे हैं कि इस प्रॉब्लम में हम क्या कर सकते हैं। अब आगे देखो, द यूनिटी ऑफ इंडिया इज़ ऑफ कोर्स द फंडामेंटल प्रमाइस अंडरलाइंग दिस डिस्कशन। तो किसी भी वे में हम यूनिटी को तो अंडरमाइन नहीं कर सकते, चाहे हम कोई भी प्रोविज़न लाएं, पर वहाँ पे इंडिया की यूनिटी को अंडरमाइन नहीं किया जा सकता है। बट दिस यूनिटी डज़ नॉट डिपेंड ऑन एन ओवर बियरिंग सेंटर फॉर इट्स सर्वाइवल। तो राइटर यहाँ पे कह रहे हैं कि इंडिया की यूनिटी सिर्फ और सिर्फ इस बात पे बेस्ड नहीं होनी चाहिए कि सेंटर ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, और सेंटर स्ट्रॉन्ग है ये कहीं किसी भी तरीके से इंश्योर नहीं करता है कि इंडिया में यूनिटी इस्टेब्लिश रहेगी। इंडिया में यूनिटी लाने के
अलग तरीके ये भी हो सकते हैं कि हम लोकल लेवल पे चीज़ों को इन्हांस करें, डिसेंट्रलाइजेशन लाएं, लोगों की बात को ज़्यादा सुना जाए, और इससे क्या होगा कि गवर्नेंस ज़्यादा स्ट्रेंथन होगी, बजाय इसके कि जो हमारा डर है कि यहाँ पे डिसइंटीग्रेशन होगा। तो ये है टोटल इस आर्टिकल में जो डिस्कस किया हुआ था। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ इसको लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।